यहाँ हीरोइन भी मैं ही हूँ और विलन भी मैं ही हूँ। बचपन से ही मुझे इतना शौक था, ऐसा इसमें भी एक ट्विस्ट है। वो टेल्योर क्या, वो टाइम क्या था और क्यों आपने प्री स्कूल के बारे में? वो फीमेल नेम है तो वो शक्ति कहलाती है। आज भी वो दिन याद करती हूँ ना, मेरे नजर के सामने वो पिक्चर आ जाता है। What are your hobbies? या फिर आप जब काम नहीं करते हो तब हम क्या क्या चीजें? मैं है ना हर रोज सारी चीजों को बैलेंस करने में है ना अपना मी टाइम जरूर निकाल लेती हूँ। जानकी, मैं आपको रिली के फाउंडर के हिसाब से आपको जानता हूँ। अब ये रिली इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एंड रिली स्कूल ऑफ लिटिल चैम्प्स, उससे पहले का आपका जो बैकग्राउंड है, आपका जो इनिशियल जर्नी है, उसके बारे में बताइए। जी, इनिशियल जर्नी तो मैं बताऊँ उसके बारे में, ये है कि चाइल्डहुड था तो बचपन से ही पढ़ाई में मैं एकदम रैंकर थी। पढ़ाई, घर में पढ़ाई का ही माहौल था, सभी डॉक्टर टीचर, ऐसे पूरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा ही है। देन दादाजी टीचर थे तो टीचिंग कैसे करवाना है, कितनी मेहनत बच्चों को करवानी होती है, कैसे वो रिस्पेक्टेड टीचर बना जाता है, तो वो तो मुझे पूरा जीन्स में ही मिला हुआ है, ऐसा है। देन लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीचर बनूंगी, ऐसा नहीं था। लेकिन क्योंकि जब छोटे होते तो हमें पता ही नहीं होता है। लेकिन हुआ ये कि जब छोटी थी ना, बचपन से ही घर की सारी व्हाइट दीवारें में कलरिंग कर देती थी, कलरिंग चॉक से, क्योंकि हमेशा चॉक डस्टर मेरे हाथ में रहता। बचपन से ही मुझे इतना शौक था टीचर पढ़ाने का। आसपास के बच्चे जो मेरे से बड़े भी होते उनको भी बिठा देती कि आप लोग बैठ जाओ पढ़ने के लिए मेरे पास, चलो मैं सिखाती हूँ। तो उनके जो बड़े स्टैंडर्ड के सम्स भी होते ना, वो मैं सॉल्व करा देती हूँ उनको, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट ऑलवेज क्लियर रहता। मम्मी भी पढ़ाई में बहुत ध्यान दिलाती कि और रैंक आना ही चाहिए, ऐसा था हमारे घर में। तो ऑलवेज रैंकर थी मैं और मेरा ब्रदर, हम दोनों ही। तो पढ़ाई का माहौल मुझे घर से ही मिला हुआ था। देन बड़े हुए, फिर पढ़ाई कंप्लीट की, देन मैरिज हो गए। तब तक सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे है ना एक्चुअली 12th में मेरे थोड़े कम परसेंटेज आए। देन मुझे या तो ऐसा था डॉक्टर बनूंगी या तो टीचर बनूंगी। तब तक मेरा ये क्लियर हो चुका था। मुझे नर्सिंग में, इंजीनियरिंग में सब जगह एडमिशन मिलता था 12th के बाद, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मेडिकल नहीं तो अब टीचर, बस ऐसा फिक्स था। तो देन उसके बाद फिर शादी हो गई, नहीं कर पाई। लेकिन जब मेरे बच्चों को, उसके बाद भी मैं ट्यूशन्स तो लेती ही थी, और ट्यूशन्स जो भी लेती मैं रिजल्ट ओरिएंटेड काम करवाती थी। शुरू से ही मेरा ऐसा काम था। मैंने मेरा 10th कंप्लीट होने के बाद तुरंत ट्यूशन स्टार्ट कर लिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मेरे खर्चे में खुद निकालूंगी, ऐसा मुझे तब से था। देन 10th के बाद ही मैं ट्यूशन्स लेना स्टार्ट करती। मैं रिजल्ट ओरिएंटेड काम करवाती बच्चों के साथ, मतलब कैसे काम लेना है वो मुझे पता नहीं, नेचुरली आता ही था। उसके बाद जब मेरे बच्चे हुए ना, तो तब तक तो मैं गुजराती मीडियम के ट्यूशन्स करवाती थी, क्योंकि मैं गुजराती मीडियम में पढ़ी थी। लेकिन फिर मेरे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में रखा। देन मैंने जब बुक्स देखी तो मैंने सोचा कि जो गुजराती मीडियम में पढ़ाई आती है ना, सेम टू सेम पढ़ाई इंग्लिश मीडियम की है, लेकिन सिर्फ वो इंग्लिश में है। देन इंग्लिश हमारा क्लियर है तो मैं इंग्लिश मीडियम भी करवा ही सकती हूँ। देन तब से मैंने इंग्लिश मीडियम की ट्यूशन स्टार्ट की। जब मेरे बच्चों को मेरी जो फर्स्ट चाइल्ड थी वो जब नर्सरी में आई, उसके बाद तो मैं इजीली इंग्लिश मीडियम की ट्यूशंस भी ले रही थी। देन मेरे बच्चे भी रैंकर थे, तो मुझे पता था कि कोई भी बच्चे को पढ़ाकर उनको रैंकर कैसे बनाया जा सकता है, उनको पढ़ाई अच्छी कैसे करवा सकते हैं, उनका फोकस जो खेलने में है या कहीं और है तो उसको डाइवर्ट कैसे किया जाता है, कैसे उनको मोटिवेट किया जाता है। एंड देन फिर पता चल गया कि रिजल्ट ओरिएंटेड काम ऐसे होता है। तो फिर ये जर्नी स्टार्ट हो गई। अच्छा जानकी, ये बताइए कि आपका क्वालिफिकेशन क्या था? आपने जो डिग्री और जो भी एजुकेशन आपका हुआ है वो कौन सी स्ट्रीम में था? वो गुजराती मीडियम में था। वो गुजराती मीडियम। एक्चुअली ऐसा है, इसमें भी एक ट्विस्ट है। मुझे पहले इंग्लिश मीडियम में रखा गया था। मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ी। देन ऐसा हुआ, मेरे फादर को वर्क के लिए फॉरेन जाना पड़ा, तो फिर घर में मदर इतना पढ़ी हुई नहीं थी, तो फिर लगा कि अब इसको आगे कौन पढ़ाएगा। दादाजी अपने ट्यूशन में अपने काम में बिजी रहते, वो हमें घर के बच्चों को नहीं पढ़ाते, टीचर, ऐसा होता था पहले। तो फिर मुझे पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत आने लगी। देन पापा ने बोला कि इसको स्विच करके गुजराती मीडियम में रख दो, तो मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड से फिर गुजराती मीडियम में रखा। देन मेरा इंग्लिश शुरू से ही बहुत अच्छा था, क्योंकि पहले इंग्लिश मीडियम में
पढ़ी, फिर गुजराती मीडियम में मुझे फर्स्ट मुझे दोबारा करना पड़ा था, एंड देन गुजराती मीडियम में स्विच किया था मुझे। ग्रेट। जानकी, ये आपने रिली एज अ इंस्टीट्यूट आपने जब स्टार्ट किया Yeah. तो व्हाट वाज द आइडिया और उसके पीछे का इंस्पिरेशन क्या था? व्हाई यू हैव स्टार्टेड एंड व्हाट वाज दैट इनिशियल स्टोरी ऑफ रिली? एक्चुअली ऐसा है कि मुझे है ना कभी भी है ना किसी के अंडर काम करना अच्छा नहीं लगता है। देन मैं पढ़ी, टीचर तो बनी, लेकिन कभी मैंने स्कूल में जॉब नहीं की है, कभी भी नहीं, क्योंकि मुझे ना फ्रीडम चाहिए अपने काम करने के लिए। मैं बहुत ही पैशनेट हूँ अपने काम के लिए। कोई मुझे कहे कि ये काम ऐसे करो, वो मेरे से नहीं होता, मुझे अपने तरीके से काम करना होता है। देन फिर ऐसा हुआ कि जो मुझे ऐसे ही था कि मैं कुछ भी काम करूँगी ना, मैं बिजनेस ही करूँगी, ऐसा था। तो और उसका जो भी नाम होगा ना, तो वो मेरी डॉटर के नेम से होगा, दोनों डॉटर्स के नेम से। देन एक है हेली एंड एक है रिया, तो उनके लेटर्स लेके मैंने बहुत सारे मतलब नेम देखे, लेकिन फिर रिली ओके जा रहा था, और वो फीमेल नेम है तो वो शक्ति कहलाती है। देन मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि मैं कोई भी काम करूंगी ना तो उसका नेम मैं रिली दूंगी। एक्चुअली छोटी डॉटर का बॉर्न 2009 में हुआ था, तभी उसके बाद 10 तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि रिली नेम रखना है। लेकिन फिर ट्यूशन क्लास का नेम जो इंस्टीट्यूट का है वो 2012 से मैंने इम्प्लीमेंट किया, ऐसा। ओके, एंड जब आपने शुरू किया था तब इट वाज जस्ट अ ट्यूशन क्लासेस, या एंड देन यू हैव आल्सो स्टार्टेड अ प्री स्कूल, या है ना? तो वो टेन्योर क्या, वो टाइम क्या था और क्यों आपने प्री स्कूल के बारे में सोचा? एक्चुअली कोई भी बिजनेस हम करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं, तो उसमें हम यही सोचते हैं कि व्हाट इज नेक्स्ट, ग्रोथ चाहिए बिल्कुल। कोई, ठीक है। तो ग्रोथ में मैं क्या कर सकती थी, टीचिंग रिलेटेड, ठीक है। तो यही सोचा कि फिर इंस्टीट्यूट है, मैंने उसकी ब्रांचेस कर सकते हैं, एंड टीचिंग लाइन में और क्या। देन फिर मुझे मेरी खुद की स्कूल करनी थी, तो फिर मैंने प्री स्कूल करी और वहां से स्टार्टअप किया पे के प्री स्कूल एंड ट्यूशन क्लास। आपका ये अभी तक का जो जर्नी रहा है, जिसमें अभी आप एक प्री स्कूल भी रन कर रहे हो एंड इन पैरेलल आप एक ट्यूशन क्लासेस भी चला रहे हो, ठीक है। एंड जहाँ तक मुझे पता है, मैंने आपके बारे में पढ़ा है, तो यू हैव टीम ऑफ 15 टीचर्स, यस। है ना? अब ये आप अकेले थे, वहां से लेके 15 लोगों का आपने टीम बनाया टीचर्स का। तो ये जर्नी में सबसे पहला चैलेंज कौन सा था? यही टीचर को हायर करना, और टीचर लूँ तो कैसे टीचर को लूँ, ठीक है। और सबसे पहले अकेले काम करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। मेरी ट्यूशन शुरू होते मॉर्निंग 8:30, रात को 8:30 तक खत्म होते, और कंटिन्यूअस पूरे दिन अकेले काम करना, ठीक है। तो वो ऐसे होता था कि ग्रोथ, मुझे पहले से ही मेरा माइंड सेट क्लियर था कि अगर ग्रोथ चाहिए ना तो टीम चाहिए होगी, ठीक है। और एज अ ट्यूटर्स मैं बहुत सारे टीचर्स को लेती भी इनिशियल स्टेज में, लेकिन वो इतने पैशनेट नहीं होते जितने हम होते हैं ना, उतना एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं रख सकते हैं, बट ऑब्वियस है। पर फिर है ना, धीरे धीरे सोचा हुआ होता है तो वो मिल तो जाते ही है। पर सबसे बड़ा पहले चैलेंज यही आता था, अच्छे टीचर का मिलना। तो उनपे हम इतना भरोसा नहीं कर सकते, नए नए टीचर होते हैं तो सारा वर्कलोड हमारे ऊपर ही आता है। वो सबसे पहले चैलेंज आता है टीचर के लिए। अगर ग्रोथ चाहिए, टीम चाहिए, और हमारे जैसा ही नहीं मिलता है, देन वो सबसे बड़ा चैलेंज आता है। ओके, चलिए इसका एक काउंटर क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको पूछता हूँ। ये जो आपने बताया कि एक ऑनर की तरह एक टीचर भी काम करे, है ना? तो वो ऑनरशिप जो है वो टीचर्स को देने के लिए आप किस टाइप से कल्चर मैनेज करते हो और क्या क्या एक्टिविटीज करवाते हो? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। एक्चुअली क्या है ना, जब हम टीचर्स को ऐसे फ्रीडम दे देते हैं ना कि ये जगह है वो आपकी है, ये स्टूडेंट है वो आपके है, आपके ही बच्चे हैं, जैसे मैं उनको अपने बच्चे समझती हूँ, आपको भी वैसे ही समझना है। अगर पेरेंट्स कोई कंप्लेन लेकर आते हैं तो वो मेरे पास आते हैं, वो आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन आपको यही रिलेट करना है कि वो कंप्लेन आपके पास आई है, ठीक है। तभी आप शुरू से फर्स्ट डे से ऐसा काम कर पाओगे कि कोई भी कंप्लेन नहीं आए पेरेंट्स की। और रिजल्ट ओरिएंटेड काम कैसे करना है वो पूरा मैंने उसका मतलब
वे बनाया हुआ है, पूरा बिल्कुल। स्ट्रेटेजी है। उनको एक फ्रीडम कि- मिलती है, या, अकाउंटेबिलिटी कि- मिलती है। या, मैं उनको सिर्फ इतना ही गाइड करती हूँ कि आपको ये चीजें बच्चों की क्लियर होनी चाहिए, इस तरीके का काम होना चाहिए। लाइक जस्ट एग्जांपल दूं के रीडिंग, राइटिंग, हैंड राइटिंग है, स्पीड राइटिंग है, फिर ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उस सब भी चीजों पर ध्यान, डेली होमवर्क देना है, होमवर्क चेकिंग, एंड वो एक वे है, ठीक है। तो ये मेरी लिगेसी है, आपको इसको फॉलो करनी है। फर्स्ट डे ही मैं बता देती हूँ, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मुझे नहीं चाहिए, बाकी पूरी फ्रीडम है। और दूसरा, मेरे अलावा मेरे ट्यूशन के बच्चों को कोई टीचर डांटेगा नहीं या मारेगा नहीं। यहाँ हीरोइन भी मैं हूँ और विलन भी मैं हूँ। ऐसा है। तो मैंने सारे टीचर्स को ऐसे सारी फ्रीडम दे चुकी है कि आप उनको कह सकते हो, गाइड कर सकते हो, सिखाओ जितनी बार सिखाना है उतनी बार, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी कहीं लेकिन नहीं आती उतनी प्रॉब्लम, टीचर जब ऐसे समझते हैं ना अपना ही है काम और ऐसे करते हैं, देन सब लोग ओके जाते हैं ऐसे। तो उनको फ्रीडम देनी पड़ती है। बिल्कुल। ओके, रिली, आपने आपकी जो इनिशियल बैकग्राउंड आपका जो बताया, उसमें आपने बताया कि आपके दादाजी है ना, ही वॉज अ टीचर, ठीक है। अब वो आपने बहुत सारी चीजें आपके दादाजी के उसमें से सीखी है, ठीक है। और उनका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज जो मुझे लग रही है, जो आपको इंस्पायर कर रही है, वो है उनका टीचिंग स्टाइल, ठीक है। तो वो टीचिंग मेथड, क्या क्या ऐसी टीचिंग मेथड्स आपने वहां से सीखी जो आज भी आप रिली में वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो, या फिर आप उसको लेके आप कुछ मैनेजमेंट या फिर कुछ चीजें आप कर रहे हो? नहीं, डेफिनेटली इसका आंसर बिल्कुल रिलेट करता है। मेरे रिली ने वो जो सिस्टम मैंने बनाई है ना, वो उनकी जो मेथड थी ना टीचिंग की, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं पहली बार उनके पास 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए बैठी, वो भी इसके लिए कि वो ग्रामर की प्रैक्टिस वो करवाते ना, तो उनके स्टूडेंट के साथ में बैठ जाती। बाकी मेरे दादाजी ने कभी भी घर के बच्चों को नहीं पढ़ाया है। अच्छा। ऐसा है, कभी भी नहीं। क्योंकि वो बोलते हैं ना, घर के बच्चे कहना नहीं मानते, ये वो सब कुछ बहुत कुछ होता है, तो घर में वो वैसा डॉक्टर में भी होता है, जो डॉक्टर होता है वो अपने बच्चों का कभी सर्जरी नहीं करता। लेकिन मेरे केस में ऐसा है कि मेरी डॉटर्स को दोनों को मैं नहीं पढ़ाया है, क्या है। पर मेरे दादाजी नहीं पढ़ाते थे, तो फर्स्ट टाइम मैं उनके पास 10th में पढ़ने के लिए बैठी। लेकिन और वो 10th और 12th स्टैंडर्ड में इंग्लिश के बोर्ड के पेपर भी इवन सेट करते, वो गवर्नमेंट स्कूल में थे। तो एक तो ऑनेस्टी कि वो जो पेपर बोर्ड के सेट करते ना, कभी भी मेरी दादी तक को भी पता ना हो कि इस साल का बोर्ड का पेपर उन्होंने सेट किया है, इतनी ऑनेस्टी। तो वो ऑनेस्टी मैंने भी रखी है, ठीक है। कभी भी मतलब जो चीजों को नहीं रिवेल करना है, नहीं करना है। दूसरा, वो जो मुझे उन्होंने 10th में पहली बार जब पढ़ाया ना, बोर्ड से पहले जो प्रैक्टिस पेपर हम लोगों को देते ना, वो पेपर सॉल्व करने के बाद जब बोर्ड का पेपर मैं देने बैठी ना, तो मेरे को ऐसे लगता है, मैंने घर आके उनको पूछा था कि इस बार का बोर्ड का पेपर आपने सेट किया था क्या? बिकॉज 1.5 आवर में मेरा पूरा पेपर कंप्लीट हो गया था। मतलब ऐसे लगता है ये भी मैं कल ही करके आई हूँ, ये सब कुछ मुझे आता है आंसर के साथ, मतलब मुझे सब कुछ पता ही है। एंड मेरा स्कोर है 10th में इंग्लिश में 97 मार्क्स, या आउट ऑफ 100। तो और मैंने विद इन 1.5 आवर में पेपर कंप्लीट कर लिया था। तो ऐसे लगता था कि बोर्ड का पेपर उन्होंने सेट किया। तो आज भी मैंने भी वो चीज संभाल के रखी है कि मैं बच्चों को प्रैक्टिस करवाती हूँ ना जो पेपर की, बच्चे आकर मुझे बोलते हैं मैम पेपर आपने सेट किया था क्या? सेम टू सेम ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी उसी तरीके की प्रैक्टिस कराती हूँ। आपकी जर्नी जो है उसमें आपने जैसे बताया कि आप 10 साल के थे तब से आप पढ़ाते हो, है ना किसी बच्चे को तब से आप पढ़ाते हो। अब वो जब आप 10 साल के थे उस टाइम पे जो आपका टीचिंग था, उसमें आपको आज कोई भी ऐसी स्टोरी याद है कि जो आज भी आपको याद आती है एंड दैट इज गिविंग यू स्माइल? या जब छोटी थी ना, तो मेरे आसपास के सभी बच्चों को बिठा देती मैं, मेरे से छोटे भी होते, बड़े भी होते, क्लासमेट होते, सभी जो पास में रहते। शाम को हमारा टाइम फिक्स था, स्कूल से आने के बाद टीचर खेलने का। देन उन सबको बिठा देती ना, तो उस टाइम पर ट्यूशन का कल्चर था ही नहीं। मैंने 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट टाइम कभी ट्यूशन लिया था, तो उस टाइम पर ट्यूशन का कल्चर नहीं था।
तो जब उनकी मम्मियाँ होती ना, जो मेरे साथ में खेलने वाले बच्चे होते, वो कहते हर रोज इनको ऐसे ही बिठा दिया कर और पढ़ा लिया कर, इस बहाने वो पढ़ लेते हैं। तब मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि ये वन टाइप का ट्यूशन ही हो रहा है। मैं उनको सम्स देती, वो सॉल्व करती, मैं उनको सिखा देती। तो आज भी वो दिन याद करती हूँ ना, मेरे नज़र के सामने वो पिक्चर आ जाता है कि कैसे सभी बच्चे बैठे हुए हैं कॉपी पेन लेके, और मैं दीवार पे, ऐसे व्हाइट दीवार होती है उसके ऊपर चौक से मैं उनको पढ़ा रही हूँ। तो वो बचपन के दिन आपने मुझे याद दिला दी आज। अब जानकी, जब हम टीचिंग की बात करते हैं, है ना, और आज का भी जो टाइम है कि जहाँ पे बच्चों को हैंडल करना जरूरी है, वैसे ही बच्चों के साथ साथ उनके जो पेरेंट्स है उनको भी हैंडल करना पड़ता है। क्योंकि पहले का टाइम अलग था, अभी का टाइम अलग है। क्योंकि अभी बच्चे को जितना स्ट्रेस नहीं होता है, उससे ज्यादा स्ट्रेस उसके पेरेंट्स को होता है। ठीक है, तो वो स्ट्रेस आप कैसे हैंडल करते पहले तो वो जब आते हैं ना अपनी प्रॉब्लम लेके, तो मैं हमेशा सॉल्यूशन बेस पर ही जाती हूँ। हैं? मैम ये प्रॉब्लम है, मेरे पास छोड़ दो, सॉल्व हो जाएगा। मैम ये प्रॉब्लम है, मेरे पास छोड़ दो, सॉल्व हो जाएगा। तो देन जब हम सॉल्यूशन दे देते हैं ना, और उनके पास टाइम लेते हैं कि इतनी प्रॉब्लम जा रही है तो उसके लिए इतना वक्त लगेगा, आप हमें टाइम दो, मैं आपको रिजल्ट दूंगी, और फिर रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है, तो देन वो ट्रस्ट बिल्ड तो अपने आप हो ही जाता है। तो पेरेंट्स को ट्रस्ट तभी आता है जब हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम देते हैं, और जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ट्रस्ट अपने आप बिल्ड हो जाता है। देन वो दूसरे 4 लोगों को भी बताते हैं कि नहीं, यहाँ पे रखने के बाद आपको कुछ भी, सारी टेंशन उनकी, हमें कुछ देखना नहीं पड़ेगा, सॉल्व हो जाता है। ओके, और आपका जो कल्चर है प्री स्कूल का और ट्यूशन दोनों का, उसमें देखिए आज के टाइम पे अगर हम ये जो टेक्नोलॉजी का जो वर्ल्ड है, जो टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है, उसकी बात करें तो डिस्ट्रैक्शन इज अ प्रॉब्लम। कि जहाँ पे हर बच्चा आज किसी न किसी चीज की वजह से डिस्टर्ब है। ठीक है, क्योंकि अगर हम भी काम करने बैठते हैं तो हमें बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं, और दैट्स अ सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। और वो हमारे बच्चों में भी है, और जो स्टूडेंट्स आपके हैं उसमें भी आई एम श्योर होगा। तो वो पर्टिकुलर चीज जो है, उसको मैनेज करने के लिए आपके कल्चर में या फिर आपकी जो टीचिंग मेथड्स है उसमें आप क्या क्या चीजें करते हो? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली ऐसा है, जब पेरेंट्स मेरे पास आते हैं तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के दिन की जो है ना, अभी पिछले 4-5 साल की, मैम ये फ़ोन बहुत देखते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो है ही, लेकिन है ना, फिर हम जब बच्चों को अपने हाथ में लेते हैं ना, अपने पास पढ़ाते हैं, तब उनको सही गाइड करते हैं ना कि देखो फ़ोन कभी मत लो, ये सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उनको भी अगर वर्ल्ड से जुड़े रहना है तो देन ओके। और हम उसको यूज़ एंड मिसयूज़ बताते हैं कि आप फ़ोन से कुछ सीख भी सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप वो यूज़ करो, आप मिसयूज़ नहीं करो। ठीक है, उसमें गेम खेलना वगैरह, फालतू की वीडियोस देखना, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। कुछ सीखने के लिए फ़ोन लेते हो, देन इट इज़ ओके। तो डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए एक तो मैं है ना रेगुलर बेसिस पर बच्चों को मेडिटेशन करवाती हूँ। मेरे यहाँ ट्यूशन क्लास में भी मैं संडे एक्स्ट्रा लेक्चर लेके मेडिटेशन करवाती हूँ बच्चों को। फिर उनकी गोल सेट करवाती हूँ उनसे। गोल सेट करने के लिए उनको कितना टाइम मैनेज करना पड़ेगा, कैसे पूरा मैनेजमेंट जाएगा, पूरे दिन का उनका स्केड्यूल कैसे उनको करना है सेट, उसमें मैं गाइड करती हूँ। पेरेंट्स से भी उसके रिलेटेड बात करती हूँ कि आज मैंने ये समझाया है, तो अगर ये ऐसा घर से फॉलो नहीं करते हैं देन लेट मी। तो इस हिसाब से काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। सुपर। ओके जानकी, अब आपकी लॉन्ग टर्म विजन या फिर आपका जो गोल है उस पे बात करते हैं। एंड जहाँ तक मुझे पता है, यू कैन करेक्ट मी एंड यू कैन इवन ऐड दैट लार्जर गोल और विजन एक क्वेश्चन के आंसर में। आपने बताया कि आपका गोल है 100 टीचर्स का एक फैमिली बनाना या फिर 100 टीचर्स का एक टीम बनाना। ठीक है, ताकि मतलब आपकी इंस्टीट्यूट में रह के वो 100 लोगों का फैमिली जो है वो चले। ठीक है, अब ये गोल जो है वो जब आपको अचीव करना है, तो उसके लिए आपको ये टीम बनाने के लिए जब आप हायरिंग करते हो, जब आप नए टीचर्स को ऑनबोर्ड करते हो, तो उसमें
क्या कोर वैल्यूज या क्या क्वालिटीज आप देखो? सबसे पहले उनको क्वेश्चन यही जाता है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते थे, टीचर क्यों बने हो। अगर वो टीचिंग के लिए पैशनेट है देन ओके, क्योंकि जब वो टीचिंग के लिए पैशनेट है तभी वो बच्चों को अच्छे से गाइड कर पाएगा, उनकी प्रॉब्लम को सुन पाएगा, और उनको जो भी उनका सॉल्यूशन लाना है वो सारा ला पाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी क्या होता है, टीचर जो होते हैं ना चिड़चिड़ बहुत हो जाते हैं, एक से दूसरी बार क्वेश्चन करते ही तुरंत वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। वो सही टीचर नहीं हो सकता कभी भी। टीचर बहुत सारे, लेकिन रिस्पेक्टेड और अच्छे टीचर जिनको हम कहते हैं ना, वो आज भी है ना, उंगलियों पे हम गिन सकते हैं उतना ही है। तो टीचर से बात करके जब हम पूछते हैं आप कितने पैशनेट है टीचिंग के लिए, कितने टाइम तक आप कर सकते हो अब काम टीचिंग का, ठीक है, एक्स्ट्रा आप कितना दे सकते हो वक्त, ठीक है, तब हमें इतने क्वेश्चन करने से पता चल ही जाता है कि वो टीचर कितना पैशनेट है। और ऐसे मेरी टीम में अभी जितने भी टीचर है ना, वो टीचिंग के लिए बहुत पैशनेट है, ऐसे ही है। बाकी टीचर्स को नहीं, मैं अपनी टीम में नहीं लेती, क्योंकि फिर मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर जिनको सिर्फ ऐसा है कि मनी के लिए या मजबूरी के लिए सिर्फ कर रहे हैं टीचिंग, ऐसे टीचर कभी भी आपको वो रिजल्ट टेम्पोरेरी आपके साथ जुड़ रही है, वो लॉन्ग टर्म कभी नहीं साथ करें, रिजल्ट ओरिएंटेड काम वो टीचर नहीं कर रहे हैं। देन वो चीज यहाँ में यकीन बढ़ती है कि टीचर कितने पैशनेट है टीचिंग के लिए। और बच्चों के प्रॉब्लम, जब बच्चे उनके पास प्रॉब्लम लेके आते हैं तो उनका सॉल्यूशन वो किस तरह से देते हैं, उनको आंसर किस तरह से देते हैं, इतने में पता चल जाता है। अच्छा, चलिए एक काउंटर क्वेश्चन है ये सवाल पे। देखिए, रिक्रूटमेंट या फिर एक टीम बनाना और एक अच्छी टीम बनाना जहाँ पे आपकी जो क्वालिटीज है या आपके जो एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से आपको लोगों को लेना है, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के टाइम पे, तो आप ऐसे टीचर्स कैसे ढूंढते? ये चैलेंज पहले से ही था और आज भी है। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं टीचर ट्रेनिंग भी देती हूँ कि कैसे वर्क पूरा करवाना है बच्चों को, तो रिजल्ट ओरिएंटेड काम होगा। तो कितने ऐसे टीचर्स ने मेरे पास आए हैं, वो सब जगह होते हैं, आते हैं, सीखते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। तो या और कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। देन इसका रेशियो तो रहेगा ही कि कुछ जाएंगे और कुछ हमारे साथ जुड़ पर जो जाएंगे। आते हैं आपके पास वो ठीक है, बट अगर समझो कि नहीं आते हैं तो फिर आप कैसे ढूंढते हैं? आप लिंक्डइन वगैरह पे कुछ मैसेज डालते हो या सोशल मीडिया का यूज करते हो? एडवर्टाइज हम न्यूज़पेपर में देते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एंड फिर एक था वर्क इंडिया के है ना, एक्चुअल कुछ ना कुछ पॉलिसी ऐसे है, जो भी प्लेटफॉर्म्स है कि जहाँ से हम टीचर हायर कर सकते हैं, करते हैं, डेमो लेक्चर्स देते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, देन सिलेक्ट करते हैं। ओके, ग्रेट। जानकी, ये आपका जो विजन है, जो गोल है, बहुत बड़ा है, क्योंकि 100 लोगों का एक टीम बनाना है ना, तो आई एम श्योर कि वो 100 लोग जो है वो एक ही कैंपस में काम नहीं करेंगे, वो आपको मल्टीपल कैंपस का कहीं ना कहीं आपका विजन है, आपका कहीं ना कहीं एक्सपांसन का विजन है। जो एक्सपांसन का आपका विजन है, वो एक्सपांसन को आप कैसे देख रहे हो? मतलब आप रिली का फ्रेंचाइज मॉडल बनाना चाहते हो, या फिर आप सोच रहे हो कि उसका जैसे कंपनी का आउटलेट होता है तो रिली के खुद के ब्रांचेस होंगे अलग अलग एरियाज में, अलग अलग सिटी में। तो एक्सपांसन के बारे में थोड़ा सा बताइए, जो आपका फ्यूचर है। एक्सपांसन में ऐसा है, मैं सोचती हूँ पार्टनरशिप इज द बेस्ट वे। ओके, तो क्योंकि जब उनको हम पार्टनर्स लेते हैं तो देन उनको भी अपनापन आता है, तो ऑनरशिप मिलती है, या ऑनरशिप मिलती है ना, तब जाके वो काम ज्यादा बेहतर होता है। देन मुझे पार्टनरशिप मॉडल, और आपने पार्टनरशिप मॉडल ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको पता है कि ये सक्सेसफुल मॉडल है, ठीक है, ग्रेट। ओके जानकी, अगला क्वेश्चन मेरा जो है इट इज रिलेटेड टू योर वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। क्योंकि आप 3 टाइटल जो है उसको बैलेंस करके चल रहे हो, ये एज अ मदर, एज अ एजुकेटर, एंड जहाँ पे अपने इतने बड़े एक ड्रीम की बात करते हैं, गोल की बात करते हैं, तो यू आर एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है।
अब मल्टीपल टाइटल्स जो है उसको आप साथ में लेके चलते हो, उसको बैलेंस करते हो, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हम कई बार जो है वो इसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो आप इसको कैसे कर लेते हो? टाइम मैनेजमेंट। और दूसरी एक चीज़ ये है कि मैं ना सभी चीज़ों को हिस्सों में बांट देती हूँ। जो भी काम जब भी करना है तब उसको 100% देना है। जब मैं मदर के रोल में होती हूँ अपना 100% देती हूँ। जब मैं एजुकेटर होती हूँ, मेरे लेक्चर्स चल रहे होते हैं, मैं तब मेरा 100% देती हूँ। और जब बिजनेस रिलेटेड कुछ भी काम कर रही हूँ या विजन है या कुछ भी, तो तब मैं वो जो काम कर रही होती हूँ तब मेरा 100% देती हूँ। तो मैं सभी चीज़ों को हिस्सों में बांट देती हूँ, जब जो करती हूँ तब 100% देती हूँ, तो हो जाता है। ओके जानकी, मैंने आपकी जब स्टोरी पढ़ी तो मुझे ये भी पता चला कि आप मेडिटेशन रेगुलरली करते हो। अब मेडिटेशन करने का आपका इंटेंशन क्या है? मतलब मेडिटेशन जो है वो आपको एक सुपर पावर देता है या फिर आपको और चीजों में हेल्प करता है? टेल मी समथिंग अबाउट इट। मेडिटेशन तो ऐसा है कि वो सबको करना चाहिए। मैं तो रेगुलरली करती हूँ। वर्क लाइफ को बैलेंस करना या रिलेशनशिप को बैलेंस करना, हेल्थ वेल्थ कोई भी चीज़ हो उसको बैलेंस करने में मेडिटेशन बहुत हेल्प करता है। और जैसे स्ट्रेस लेवल, जब हम कुछ काम करते तो वर्क लाइफ में एक अलग ही लेवल के स्ट्रेस होते हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में मेरे को बहुत हेल्पफुल रहता है। मेडिटेशन के बेनिफिट्स मतलब हम बता नहीं सकते, उतने सारे, बट मुझे सारी चीज़ों में मेडिटेशन से हेल्प मिलती है। ओके चलिए, अब कुछ सवाल जो है वो इंटरव्यू के एंड में जाने से पहले मैं आपको पूछूंगा, एंड दोज आर रिलेटेड टू योर पर्सनल लाइफ नाउ। एंड अब मुझे बताइए कि व्हाट आर योर हॉबीज, या फिर आप जब काम नहीं करते हो तब हम क्या क्या चीजें करते यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं है ना हर रोज सारी चीज़ों को बैलेंस करने में है ना अपना मी टाइम जरूर निकाल लेती हूँ। जैसे लाइक मेडिटेशन है, योगा है, रीडिंग, ये सारे मेरी हॉबीज है। या फिर लाइक म्यूजिक को सुनना। तो जब भी मुझे फ्री होना होता है या कहीं पे भी मैं स्टक हुई होती हूँ ना, तब रेगुलर बेसिस पर अपना मी टाइम मैं निकाल ही देती हूँ। लेकिन जब पर्टिकुलर कहीं पे स्टक हुई होती हूँ ना, तब मैं डेफिनेटली मी टाइम ज़्यादा निकाल लेती हूँ थोड़ा, और मुझे उससे वही मिल जाता है अपने आप। बिल्कुल। तो मी टाइम में मुझे जो जो चीज़ें पसंद है, जैसे फिर साल में एक बार ट्रैवलिंग करना, इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला है, लेकिन रीडिंग है। और फिर लाइक बुक्स लिखना, ठीक है, आई एम अ गुड राइटर। सुपर। तो फिर तो आप अभी कुछ स्पेसिफिक लिख रहे हो जिसपे आप बुक आगे जाके वो उसको पब्लिश कर सको, ऐसा कुछ? एक्चुअली 8 टॉपिक्स पर काम आप लिख चल रहे रहा है, हैं? या अच्छा, ग्रेट। देन देखेंगे पब्लिश कब होता है, क्योंकि इतना टाइम में थी। तो ये थोड़ा सा सीक्रेट। या ये सीक्रेट है अभी। तो इतना टाइम नहीं मिलता है, पर मुझे जब भी कोई भी पॉइंट या कुछ भी चीज याद आती है ना, मेरे में डेफिनेटली आप फिल्म वगैरह देखते हो या नहीं देखते? कभी कभी लाइक, और वो भी मूवीज बहुत रेयर, और सीरीज जो मतलब मुझे हेल्प करे ऐसी हो तब जाके मैं सीरीज। तो मतलब जो एक रियल लाइफ स्टोरीज है या कुछ इंस्पिरेशन है उसमें, तो वैसी आप चीजें या ऐसी सीरीज वो भी बहुत रेयर है। तो आप आपके जो बच्चे हैं उनको रिकमेंड करते हो कोई मूवीज देखना या फिर फिल्म वगैरह? अगर मुझे अच्छी लगती है कि ये आप लोगों को देखनी चाहिए, देन जरूर रिकमेंड करती हूँ। इवन मैं मेरे इंस्टीट्यूट के बच्चों को भी रिकमेंड करती हूँ। जैसे लाइक जब मैंने पहले देखी थी द सीक्रेट मूव, तो देन मैंने सभी बच्चों को बोला था, और एक दिन तो मेरे यहाँ सेशन रख के मैंने द सीक्रेट सभी को दिखाई थी बच्चों को, ताकि वो उनका विजन क्लियर हो और मैनिफेस्टेशन क्या होता है, और देन सभी को पता ही हो रहा सीक्रेट मूव के बारे में। तो मुझे जब ऐसे लगता है कि ये सबको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, देन डेफिनेटली। आपका ये अभी सालों का जो जर्नी है जानकी, उसमें आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि पर्सनल लाइफ भी आप बैलेंस करते हो, आप और भी चीजें देखते हो, ऐसा सोशल भी हमें रहना पड़ता है ना? तो कई बार ऐसा होता है कि यार बहुत हो चुका, अभी बस अब इसके आगे अब कुछ नहीं करना है, ऐसा मोमेंट कभी आया है? और अगर आता है तो फिर उसको आप कैसे बैलेंस? बहुत बार आता है। हम कहीं ना कहीं तो स्टक होते ही है, सभी की लाइफ में ये मोड़ आता ही है। लेकिन मैं तब है ना कोई मेंटर ढूंढ लेती हूँ।
एक्चुअली मेरे मेंटर्स है ही, तो तब जाके मैं उनका सेशन ले लेती हूँ, या फिर मैं भगवत गीता सुन लेती हूँ, मतलब पढ़ लेती हूँ, और या ऑडियो में सुन लेती हूँ ना, तो मुझे मेरा वे मिल जाता है। तो मैं कहीं स्टक होती हूँ ना, तब पॉज लेती हूँ और फिर थोड़ा टाइम लेती हूँ कि इस सिचुएशन में से बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना है। देन कोई मेंटर को अटेंड करती हूँ, या फिर भगवत गीता से हेल्प लेती हूँ, या पॉज लेती हूँ, तो मुझे वे मिल जाता है। आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है? वो एक नंबर है या एक इम्पैक्ट है? नहीं, डेफिनेटली नंबर तो नहीं है सक्सेस, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे तो उसके आगे तो कुछ होता ही है, देन नंबर्स नहीं है। एक्चुअली सक्सेस ये है कि आपकी हेल्थ हेल्थ अच्छी है, आपके आसपास के लोगों की हेल्थ अच्छी रखने में आप उनको हेल्प करते हैं। अगर आपके पास वेल्थ है, वो सही जगह पर आप उसका यूज करते हैं, या फिर आपके रिलेशनशिप है जो सभी जगह पर अच्छे। सक्सेस का मीनिंग मैं तो यही मानती हूँ कि जितने भी पिलर्स है लाइफ के, वो सारे स्ट्रांग होने चाहिए, दैट इज सक्सेस। वो कोई नंबर नहीं हो सकता। चलिए, अभी लास्ट मेरे 2 सवाल है। अगर आप एक 18 साल की जो जानकी थी वो हो आज, तो या फिर आप 18 साल की जानकी को अगर कोई मैसेज देना चाहते हो इस टाइम पे अभी, है ना, तो वो क्या मैसेज होगा 18 साल की जानकी के लिए? या मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है ना, तब 18 इयर्स की एज में हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट इस एज में जो एक्सपीरियंस मिला है उससे हम ये जरूर कह सकते हैं कि हर एक जो भी लाइफ की कोई भी सिचुएशन हो, उसका सॉल्यूशन जल्दी करता है, ठीक है, एंड यू कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, अगर तुम ठान लोगे तो तुम सब कुछ कर सकते हो, और कभी भी कहीं पे रुकना नहीं है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन आ ही जाता है। अगर कहीं रुकते हो, देन पॉज लो और उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ये एक्सपीरियंस से ही आता है। एक्सपीरियंस यही आता है, बिल्कुल। जानकी, माय लास्ट क्वेश्चन एंड सवाल है कि आप क्या मैसेज जो भी ये हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? स्पेसिफिकली मेरे ख्याल से जो बच्चे ये इंटरव्यू देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए? मैसेज यही है कि अगर मैं कर सकती हूँ हम्म। तो आप लोग भी कर सकते हो। बस सिर्फ सोचने की ज़रूरत है, और एक बार सोचोगे, उसके ऊपर वर्कआउट करोगे, देन कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हो। क्या बात, सुपर। Thank you so much, Janki, for joining in this particular Candid talk show. And it was wonderful talking to you. And I'm sure this story will be, inspiring a lot of people. And you have shared a lot of insights, a lot of inspiration. Thank you so much. Thank you.